यह है ज़ीक ड्रेकर जिसने ड्रेकर हाउस होल्ड में जन्म लिया है। ये एक ऐसी फैमिली है जो कि लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर्स की डिसेंडेंट है। हाँ, पर ये अपनी ड्रेकर फैमिली में ज्यादा समय तक नहीं रह पाया क्योंकि इसकी ड्रेकर फैमिली ने इसके टैलेंट को बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए अनफिट डिक्लेयर करके इसे घर से बाहर कर दिया। इसे इसकी फैमिली से निकाल देने का रीजन बिल्कुल ही सिंपल था, क्योंकि इसकी फैमिली को चाहिए था एक पावरफुल स्वॉर्ड्समैन, पर ज़ीक तो निकला एक कर्स हीलर जो कि किसी को नहीं चाहिए। अब ज़ीक को चाहिए थी पावर, जिसके लिए वो पूरे कॉन्टिनेंट्स में ऐसे ही घूमने लगा, पर इवेंचुअली उसके हाथ लगा एक एंशिएंट रेलिक जिसके लिए इस कॉन्टिनेंट का एम्परर भी लाट टपका रहा था। पर अंत में एम्परर के द्वारा छोड़े गए कुछ सोल्जर्स के द्वारा ज़ीक मौत की कगार पे ही आ गया है। अब ज़ीक उस पॉइंट पे आ गया था जहां उसका हीलिंग मैजिक भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, पर उसके लिए भाग्य की किताब में कुछ और ही लिखा था। इसका चुराया हुआ ये एंशिएंट रेलिक खुद ब खुद को अपग्रेड कर लेता है और एमसी को ले जाता है फिर से पास्ट में। पर यहाँ ज़ीक अकेला ही पास्ट में नहीं आया था, उसके साथ आई थी कुछ एंशिएंट पावर्स और उसके पास्ट की कुछ ओवर पावर्ड स्किल्स। और अब ये ड्रैगन स्लेयर ड्रेकर अब क्या करने वाला है वो तो अब तुम्हें स्टोरी में ही पता चलेगा। और अब हम इस कहानी को शुरू करेंगे ड्रेकर फैमिली के ट्रेनिंग हाउस से, दी क्रेटल से। पर इस कहानी की गहराई में घुसने से पहले हमें इस घर के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ पे कंफ्यूज ही होते रह जाओगे। दी ड्रेकर फैमिली इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल 3 ग्रेटेस्ट ट्रांसेंडेंट फैमिलीज में से आती हैं, और ये फैमिली इतनी ताकतवर बनी इनके एंसेस्टर टेरिकन ड्रेकर की वजह से, जिन्होंने 1000 साल पहले इविल ड्रैगन बहामात को मार के इस पूरी दुनिया को बचाया था। टेरिकॉन की जीत ने इसकी फैमिली को बहुत ज्यादा पावर एंड प्रेस्टीज प्रोवाइड की थी, और शायद उसी ड्रैगन स्लेयर हीरो ट्रैकॉन के डिसेंडेंट होने के कारण इस फैमिली के लोग ब्लेसिंग ऑफ ऑरा को रिसीव कर पाते हैं और बिना किसी ज्यादा एफर्ट लगाए वो हाई लेवल के ऑरा को अवेकन करके एक नाइट की तरह आगे बढ़ पाते हैं। पर यह भरोसा तभी तक था जब ज़ीक का जन्म हुआ। इसके एंसेस्टर की तरह नहीं, ये पैदा हुआ बिना ऑरा की ब्लेसिंग के साथ, जिससे ये कभी भी ऑरा का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये अपनी ही फैमिली में एक आउटकास्ट बन के रह गया। और अब जब तुम लोगों को कहानी का बैकग्राउंड अच्छे से पता चल ही गया है तो मैं कहानी को यहीं से ही शुरू करूंगा। मैं पास्ट के सीन को वापस से रिपीट नहीं करूंगा, कहां पर एमसी का कैसे जन्म हुआ था, कैसे उसको घर से बाहर निकाल दिया, कैसे राजा के जैसा आर्टिफैक्ट मिल गया, राजा उसका पीछे पड़ गया, कैसे सोल्जर्स ने उसको मार दिया। हम शुरू करेंगे जहां से एमसी रिग्रेस होकर पास्ट में आ गया है। वो बढ़िया रिग्रेस होकर आराम से सोफे पर पड़ा हुआ था, उसकी सिस्टम की पहली नोटिफिकेशन आती है, दी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। ये सुन के तो एमसी बिल्कुल अलर्ट मोड में चला जाता है। वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था, वो सोचता है क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया, क्या मेरे कान बज रहे हैं। तभी कुछ और नोटिफिकेशंस आती है कि अवेकनर की सोल कंफर्म कर ली गई है, ये 100% मर्ज हो गई है। पर तभी एक बड़ी नोटिफिकेशन में बताया जाता है ज़ीक की सोल ने विल ऑफ द एल्डर ड्रैगन को रिसीव किया है और वो ज़ीक की सोल के ही साथ मर्ज हो चुकी है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने सिस्टम के ऊपर कुछ अथॉरिटी के पार्ट को हासिल किया है। देन एक और नोटिफिकेशन में सिस्टम खुद इससे कहता है नाइस टू मीट यू ज़ीक ड्रेकर। और अगले ही पल ज़ीक के सामने अनगिनत विंडोज खड़ी होने लग जाती है। पर एमसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है ये क्या चल रहा है, क्या ये मैजिक विंडोज क्या चीज है, क्या उसी आर्टिफैक्ट का पार्ट है, और वो आर्टिफैक्ट क्या अभी एक्टिवेट हो गया है। फिर सिस्टम उसकी स्टेटस विंडो ओपन करने की नोटिफिकेशन भेजता है और अगले ही पल उसके सामने उसकी पूरी डिटेल्स के साथ एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है, जहां सबसे ऊपर लिखा था कि ज़ीक एक लो रैंक एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर लिखा था उसका नाम ज़ीक ड्रेकर, देन उसकी क्लास जो कि एक हीलर की है और वो बहुत ही रेयर क्लास है। इसके टाइटल के अंदर लिखा था कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसने एंशिएंट ड्रैगन की ब्लेसिंग को रिसीव किया है। और यहाँ ज़ीक के पास इतनी स्किल्स है कि उनको 3 सेगमेंट्स के अंदर बांटना पड़ रहा है। पहली है क्लास स्किल जो कि उसकी हीलर क्लास की वजह से उसको मिली है, और दूसरी है कुछ ऐसी स्किल जो कि उसने खुद से कमाई है, और तीसरी है ड्रैकोनिक स्किल्स। ड्रैकोनिक स्किल्स मतलब कि कुछ ड्रैगन्स की स्किल्स हैं जो कि एमसी को अभी अनलॉक करनी पड़ेगी 10 पॉइंट्स देके, पर अभी उसके पास 0 पॉइंट्स हैं। और उसकी क्लास स्किल्स की बात करें तो पहली है उसके पास हीलिंग, जिससे वो खुद को हील कर सकता है। दूसरी है कंपोज्ड माइंड, जिससे उसको डर वर नहीं लगेगा और उसका दिमाग शांत रहेगा। दूसरी है विगर रिकवरी, जिससे वो जल्दी से अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता है। और आखिरी क्लास स्किल है हाईलाइटेड सेंसेस, जिससे उसके सेंसेस तेज हो जाते हैं। उसकी खुद की स्किल्स के बारे में बात करें तो वो है प्रैक्टिस स्टैब, स्लैश और क्रिटिकल स्ट्राइक, और ये तीनों ही ई रैंक और एक डी रैंक की बिगिनर स्किल्स ही हैं। देन वो अपने हाथ वहां हिला के देखने लग जाता है कि कैसे उसको इस स्टेटस विंडो को एक्सेस करना है, कैसे इस सिस्टम को इसका इस्तेमाल करना है। पर वो यहाँ पे किसी को देख के बहुत कंफ्यूज हो रहा था। पहली चीज थी क्लास स्किल्स और दूसरी चीज थी ड्रैकोनिक लैंग्वेज, जो कि इस एरा में इस्तेमाल नहीं की जाती। फिर वो याद करता है अपनी पास्ट लाइफ को, जहां पर उसकी टीचर जो कि एक फीमेल थी वो इसे बताती हैं
एंशिएंट वर्ल्ड के लोग खुद को क्लासेस के अंदर डिवाइड करते थे। ये क्लासेस कैसे मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि वो किस काम में ज्यादा अच्छे हैं। हर क्लास अपने आप को अपनी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स के अंदर ट्रेन करता है जिन्हें स्किल्स कहते हैं। और ज़ीक की टीचर उसे बेवकूफ कहते हुए कहती है कि तुम्हारी क्लास एक हीलर की है तो तुम्हें हीलिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ ऐसा लगता है कि ज़ीक अपने टीचर से बहुत ज्यादा डरता है। वो याद करता है मेरी अवेकनिंग के बाद उन्होंने मुझे इतना ज्यादा ट्रेन किया था, इतनी मुश्किल ट्रेनिंग की थी कि मैं मौत की कगार पे ही आ गया था। चलो जो भी हो, अब मेरे पास सिस्टम है और मेरे पास पहले से ही हीलर की क्लास है, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। और एमसी अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर से हीलिंग लाइट निकलने लग जाती है और एमसी समझ जाता है कि ये स्टेटस विंडो में सब कुछ सच ही लिखा है। देन अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है जहां पर उसने अपने 20वें जन्मदिन पर जब अपना ईथर हॉल अनलॉक किया था तब जाके वो हीलर बन पाया था। तो क्या इसका मतलब देन वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपना ईथर हॉल चेक करने के लिए जाता है और उसे वहां पे पता चलता है कि हाँ मेरा ईथर हॉल अनलॉक है जैसा कि मैंने सोचा था। फिर वो एक किलर स्माइल देते हुए हमें बताता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अब भले ही मेरे पास अपनी पिछली जिंदगी की ट्रेंड बॉडी नहीं है पर मेरे पास अपनी सारी स्किल्स हैं और पूरी मेमोरीज भी हैं। और अब वो अपने फ्यूचर को बदलने के बारे में सोच लेता है। देन वो अपने बेड पे बैठे बैठे स्टेटस विंडो को अच्छे से चेक करने लगता है और वो सोचता है कि मुझे इसका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए इसके बारे में सब कुछ समझना पड़ेगा। और वो कुछ कर पाता उससे पहले बाहर से एक आवाज आती है, मास्टर जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुनकर तो एमसी के पसीने छूटने लग जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सिस्टम विंडो को हटाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अभी तक मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है, मुझे इसे हटाना कैसे है भाई, ये हट तो क्यों नहीं रहा। यहाँ ज़ीक सोच रहा था कि बाकी लोग भी इस सिस्टम विंडो को देख सकते हैं पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, मास्टर जी मैं अंदर आ रहा हूँ। ये सुनकर तो इसकी फट जाती है, कहती है अरे नहीं इंतजार करो। पर बिना कुछ बताए वो अंदर आ जाता है और हमें पता चलता है ये उसका बटलर है और वो कहता है हे तुम आखिर क्या कर रहे हो और मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, क्या बात कर रहे हो ये। फिर हमें इस पर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये है ज़ीक का एक्सक्लूसिव सर्वेंट डेकर। यहाँ ज़ीक सिस्टम विंडो को हाथ से झटकारते हुए एकदम नॉर्मल आवाज में हंसते हुए कहता है क्या किस चीज के लिए तैयार होने की बात कर रहे हो तुम। वो मन में सोचता है लगता है ये पर्सन इन सिस्टम विंडो को देख ही नहीं सकता, ये तो बहुत रिलीफ की बात है। यहाँ डेकर जब ये सुनता है कि ज़ीक को पता ही नहीं है कि उसे किस चीज के लिए तैयार होना है, इससे उनके तो ये बहुत सारा गुस्सा हो जाता है। वो अपने डार्क और रिलीज करते हुए कहता है क्या मास्टर ज़ीक क्या आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपको कहाँ जाना है। बस डेकर का ये एटीट्यूड ही देख के एमसी की बॉडी कांपने लग जाती है और वो मन में सोचता है कि अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं तो मैं पहले डेकर से बहुत ज्यादा घबराया करता था। भले मेरे पास 30 साल के पर्सन का दिमाग है पर मेरी बॉडी के अंदर घुसा हुआ ये डर, इसे मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। पर तभी सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी क्लास स्किल कंपोज्ड माइंड को एक्टिवेट किया जा रहा है। इससे ज़ीक को भी अच्छा फील होने लगता है और वो कहता है कि मेरी सारी नर्वसनेस सारा डर खत्म हो रहा है। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, ये कंपोज्ड माइंड तुम इसके नाम से ही समझ गए होंगे, ये कठिन परिस्थितियों में भी सही डिसीजंस लेने में मदद करता है और दिमाग को और बॉडी को शांत रखता है। यहाँ ज़ीक सोचता है हाँ ये स्किल तो बहुत अच्छी है और ये तो कितना कन्वीनियंट है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। यहाँ डेकर कहता है मैंने तुमसे बार बार बोला था कि ये कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है, फिर भी तुम इसे भूल कैसे सकते हो। फिर वो एक गहरी सांस भरते हुए कहता है हाँ तुम सुन भी रहे हो कि नहीं। यहाँ ज़ीक कहता है ऑफ कोर्स डेकर मैं सुन रहा हूँ। फिर हमें कुछ खून की बूंदें दिखाई जाती हैं और एमसी अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए डेकर से कहता है तुम इस ट्रेनिंग ग्राउंड के इवोल्यूशन टेस्ट पेनक्रेशन की बात कर रहे हो ना। चलो मैं तुम्हें इस फैमिली के ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ। डेकर फैमिली में जो भी बच्चा पैदा होता है वो जैसे ही 7वें साल का होता है उसे एक ट्रेनिंग सिस्टम से गुजारा जाता है जिसे दी क्रेडल कहते हैं। यहाँ अगले 5 साल के लिए बच्चे एकदम स्ट्रिक्ट बेसिक ट्रेनिंग से गुजरते हैं। यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स आने वाले बच्चों को स्वॉर्डमैनशिप, कॉम्बैट ट्रेनिंग या पेनक्रिएशन से बिना किसी रूल के लड़वाते हैं और उससे ही ये लोग इवेल्युएट करते हैं, मतलब परखते हैं बच्चों को। पर यहाँ कौन किससे लड़ेगा ये इंस्ट्रक्टर डिसाइड करते हैं और कुछ स्पेशल ओकेशंस होते हैं जहां पर बच्चे खुद चैलेंज कर सकते हैं एक दूसरे को और वो लोग अगर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो दोनों लड़ते हैं। पर चूंकि यहाँ पर कोई रूल नहीं होते इसीलिए जो भी बच्चा अरीना से बाहर आता है हो सकता है कि उसे बहुत ही खतरनाक इंजरी हो गई हो या फिर कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो कि जिंदा भी बाहर नहीं आ पाते। पर क्योंकि इसी कंपटीशन से ये पता चलता है कि एकेडमी में कौन सा बच्चा किस क्लास में जाएगा, इसीलिए बच्चों के पास पूरी ताकत से लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, तो अब तुम लोगों को इस ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया है, तो अब चलते हैं पेनक्रिएशन के टाइम पे। हम लोगों को एक मैसिव स्टेडियम दिखाया जाता है जिसके बीचों बीच एक अरीना बनी हुई होती है। यहाँ का इंस्ट्रक्टर कमांड करता है। जैसा कि यहाँ सब जानते हैं कि आज पेनक्रिएशन का दिन है और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम सबको ये भी पता होगा कि ये इवोल्यूशन का आखिरी पार्ट होता है। तो सारे बच्चे पूरे जोश में एक साथ चिल्लाते हैं यस सर। तो इंस्ट्रक्टर भी इन बच्चों के उत्साह के लिए इनकी तारीफ करता है और हमें इस इंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस इंस्ट्रक्टर का नाम है पेन मार्क और ये एक हेड इंस्ट्रक्टर है।
फिर पेन कहता है ठीक है तो हम शुरू करते हैं, तो सब लोग खुद को तैयार कर लो। तो सारे बच्चे फिर से यस सर चिल्लाते हैं। यहाँ एक बच्चा अपने जीक को तिरछी नजरों से देख रहा था और यहाँ जीक के बगल वाले सारे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं ये फिर आ गया क्या मार खाने, ये पिछली इज्जती को भूल गया क्या, और सारे फालतू में इसी को ताना मार रहे थे। ज्यादातर बच्चे एक दूसरे के साथ खुसर फुसर करते हुए एमसी के लिए ताने मार रहे थे, कुछ तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा दया भी दिखा रहे थे, पर एमसी कहता है मैं इन सबको सुन पा रहा हूँ। अब ये फाइट शुरू हो जाती है और इंस्ट्रक्टर आरोन और किसी गोटा को बुलाते हैं। दोनों बच्चे आ जाते हैं एरिना में। देन इंस्ट्रक्टर फाइट करने का सिग्नल भी दे देते हैं। एक बच्चा अपनी पूरी फुर्ती दिखाते हुए सामने वाले के सामने अपना पंच लेके आ जाता है, पर ये तो जैसे इसी का इंतजार कर रहा है। वो एक स्माइल देता है और अपने पैर से सीधा इसकी थोड़ी पे हमला कर देता है और एक ही हमले में इसकी वाट लग जाती है और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ अपना एमसी बिल्कुल चिल मारते हुए सोचता है हाँ मुझे तो पहले पता था। यही होता है जब तुम प्रॉपर डिफेंस पोजीशन में नहीं रहते हो। इंस्ट्रक्टर भी अनाउंस कर देता है कि गोटा फाइट में हार गया है और आरोन जीत चुका है। यहाँ जीक खुद पे ही तरस खाते हुए कहता है क्या मैं जब छोटा था तब मैं ऐसी फाइट से डरा करता था, पर ये बंदे तो कुछ भी नहीं है। जीक तो इन फाइट्स को देख के उबासियां ले रहा होता है, पर ऑडियंस में एक बच्चा एमसी की तरफ ही देख रहा है और वो जीक की तरफ देखते हुए डीमंस की तरह हंस रहा है। तो अब तुम लोग भी समझ गए होंगे यह एक पिद्दू सा विलन जिसे एमसी सबसे शुरू में पीटेगा, और शायद इस बच्चे का नाम लियोन है क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने जीक और लियोन को अब अरीना में बुला लिया है, इसीलिए शायद ये हंस रहा था पागल कहीं का। इंस्ट्रक्टर जीक और लियोन से कहता है कि आप तुम लोग फाइट के लिए तैयार हो, पर लियोन यहाँ पे कहता है बिल्कुल सर। यहाँ जीक तो उबासी लेते हुए कहता है हाँ हाँ शुरू करो। यहाँ जीक अपनी आंखें मलते हुए सोचता है क्या लियोन को ही मेरा ओपोनेंट होना था। यहाँ लियोन तो एमसी को ताना मारते हुए सोचता है लगता है तो मैंने पिछले साल ज्यादा कुछ अटेंशन नहीं मिली थी। फिर जीक सोचता है हाँ जो भी हो हर साल यही मेरा ओपोनेंट होता है। फिर वो अपने पिछले साल को याद करता है जहाँ पर लियोन ने जीक को इतना ज्यादा पीटा था कि वो अपने घुटनों पे आ गया था और रोते रोते वो कहता है मैं मिस्टर लियोन कांग्रेट से माफी चाहता हूँ, प्लीज प्लीज एक बार मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए। पिछली साल जीक की इतनी बुरी हालत कर दी थी लियोन ने कि वो मुश्किल से जिंदा बच के निकला था, पर हर साल यही मेरा अपोनेंट क्यों बनता है। मुझे पक्का भरोसा है पीछे से ये जरूर कुछ तो करता है। अगर मैं इसकी कुछ रिपोर्ट वगैरह करता हूँ तो यहाँ लोग तो इंस्ट्रक्टर सब यही कहने लग जाते हैं अगर तुम्हें ट्रू ड्रैगन स्लेयर बनना है तुम्हें ऐसी छोटी मोटी परेशानी से खुद ही निपटना पड़ेगा। पर अब एमसी अपनी स्माइल देते हुए कहता है इस जैसे कचरे को ही मेरा कजन क्यों होना था, और वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है कि यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड लाइन में 4 बच्चे हैं जिनको फाइट करने का आपस में कभी मौका तो नहीं मिला। हाँ पर यहाँ पे कुछ दर्जनों से भी ज्यादा कजन्स जरूर भरे पड़े हैं जो कि हमेशा ही मुझे बुली करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ एमसी अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। पीछे से लर्न कहता है मानना पड़ेगा जीक ड्रैकर तुम बहादुर तो हो जो पिछली बार इतना पिटने के बावजूद फिर यहाँ आ गए, या तो फिर तुम इतने ज्यादा इंफीरियर हो कि तुम्हें पिछली बार का लेसन समझ में ही नहीं आया था। लियोन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जीक को गुस्सा दिलाने की, पर जीक उसका तो कंपोज्ड माइंड एक्टिवेट हो रखा था। वो यहाँ पे सोचता है हाँ कितना समय हो गया इसके जैसी बकवास धमकियां सुने हुए। फिर वो बिल्कुल सीरियस होते हुए लियोन से कहता है हे अगर तुम ऐसा ही बकवास करते रहोगे तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नाइस नहीं रहने वाला। पर लियोन के तो भाग्य में ही लिख गया था कि आज वो बहुत बुरा पिटेगा, इसीलिए वो आता है और सीधा ही जीक के सर पे हाथ रखने लगता है और वो कहता है हे तू क्या कर लेगा बे, हाँ इंफीरियर पीस ऑफ शिट क्या ही कर सकता है तू। अब सांप के बिल में हाथ डालोगे तो हट जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जीक सीधा ही लियो की ठोड़ी पे एक खतरनाक मुक्का जड़ देता है जिससे उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है। और यहाँ अब जीक को बहुत गुस्सा आ गया है और उसने अपनी क्रिटिकल स्ट्राइक को भी एक्टिवेट कर लिया है। क्रिटिकल स्ट्राइक एक ऐसी स्ट्राइकिंग स्किल है जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक जड़ती है किसी के वीक पॉइंट पे, लेकिन अगर ये स्ट्राइक फेल रही तो काउंटर अटैक भी हो सकता है। यहाँ बस एक ही हमले में लियो की चीखें निकलने लग जाती है। वो कहता है क्या नहीं मेरा चेहरा मेरा चेहरा। जीक सोचता है मैं बस इसको बेहोश करके ये गेम खत्म करना चाहता था, पर मेरी स्किल ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो गई जब मैंने पंच मारना शुरू किया। यहाँ इंस्ट्रक्टर सीधे ही लियोन के पास आता है और वो जीक से कहता है हे जीक तुम क्या कर रहे हो, तुमने पहले हमला कर दिया जब मैंने तो स्टार्ट भी नहीं बोला था। पर जीक भी ऐसे ही इंस्ट्रक्टर की बातों से डरने वाला थोड़ी है, वो तो एकदम नॉर्मली कह देता है बैटलफील्ड में कौन ही रेडी गेट सेट गो बोलने वाला है। फिर वो इंस्ट्रक्टर को भी अपना खतरनाक लुक दिखाते हुए कहता है जो पहले हमला करेगा उसके पास एडवांटेज होगा। ये सुन के तो इंस्ट्रक्टर को भी पसीने छूटने लग जाते हैं और वो सोचता है क्या मैंने ये जो अभी फील किया ये ब्लड लस्ट था क्या। यहाँ लियोन भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो इंस्ट्रक्टर से कहता है मैं ठीक हूँ सर, तो इंस्ट्रक्टर भी इसके वो तरफ मुड़ के देखता है। यहाँ लियोन भी खड़ा होने लगता है और वो कहता है ठीक है फाइट को शुरू कीजिए। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ शिकारी निगाहों से घूरने लगते हैं। यहाँ लियोन कहता है मैं इस इंफीरियर पीस ऑफ शिट को आज मार दूंगा। जीक कहता है आई थिंक तुम ही वो इंफीरियर हो जो कि अभी तक अपना लेसन नहीं ले पाए हो। फिर इंस्ट्रक्टर फाइटिंग का सिग्नल दे देता है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर सिग्नल देता है लियोन फुल स्पीड में जीक की तरफ बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर हमें दिखाते हैं जीक बस डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा हुआ था। यहाँ पर वो हमले भी कर रहा था, पर लियोन यहाँ सोचता है क्या मुझे तो इसके पंचों में ज्यादा पावर फील ही नहीं हो रही, पहले तो मैं इसके
पंचे से डर रहा था, पर इसके पंच में तो ज्यादा कोई ताकत है ही नहीं। अगर मैं अपना गार्ड अप रखूं तो ये तो मेरे लिए कोई खतरा है ही नहीं। बस मुझे इसके एक ही अटैक से बचने की जरूरत है, वो है इसका लेफ्ट हैंड के डिफेंसिव काउंटर अटैक। और जीक जैसे ही अपने लेफ्ट हैंड का काउंटर अटैक करता है, लियोन वैसे ही नीचे झुक के उसका काउंटर अटैक डॉज करते हुए कहता है ये तो बहुत ऑब्वियस था। उसका नीचे से पैर पकड़ लेता है और उठा के उसको मारने ही वाला था और वो चिल्लाता है डाई यू इंफीरियर पीस ऑफ शिट, पर उसके मुंह पे एक जोर का अटैक पड़ता है। इससे तो इंस्ट्रक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है क्या अभी क्या हुआ? यहाँ जीक कहता है हाँ इतना काफी नहीं है, पर इंस्ट्रक्टर तो एमसी की तरफ बहुत ही खतरनाक निगाहों से देखे जा रहा था। वो सोचता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? किसी 12 साल के बच्चों में इतना पावरफुल कॉम्बैक्ट सेंस कैसे हो सकता है? जिस मोमेंट पे लियोन ने जीक का काउंटर अटैक डॉज किया, उसी मोमेंट पे उसने उसे नीचे गिराने का सोचा। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर लियोन जीतने वाला है, पर तुरंत ही जीक ने लियोन की थोड़ी पे हमला करके वहां से निकल गया। ये तो लियोन की गलती थी। वो ये सोच रहा था कि उसने तो अब जीक को कब्जे में कर ही लिया है, पर उस मोमेंट पे जब जीक का काउंटर अटैक फेल्ड हो गया था, उसके बावजूद जीक इतना शांत रह के उसने उसकी थोड़ी पे हमला करने का सोचा भी। ये कॉम्बैक्ट सेंस 12 साल के बच्चे में तो नहीं होना चाहिए। क्या ये वही जीक ड्रेकर है जिसे मैं जानता था? यहाँ लियोन का सर चकरा रहा होता है और वो सोचता है कि नहीं मैं ऐसे तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जीक हमला करने के लिए आता है तो लियोन उससे बचते हुए सोचता है कि मुझे थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, पर जीक का हमला फिर भी इससे लग ही जाता है और वो सोचता है शिट ये इतना ज्यादा छोटा है फिर भी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? यहाँ वो कहावत परफेक्ट बैठती है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। लियोन इतना पिटने के बावजूद कहता है तू इंफीरियर कमीने, पर जीक तो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो अब तो अपनी ताकत को अच्छे से कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा था और वो कहता है हाँ अब मैं अपनी कंट्रोल कर पा रहा हूँ ताकत को। फिर वो अपने हाइलाइटेड सेंसेस का इस्तेमाल करता है जिससे थोड़ी देर के लिए उसके सारे सेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और वो जब इससे फाइट कर रहा है तब वो सोचता है ये कितनी फैमिलियर फीलिंग है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया कितनी स्लो हो गई है। फिर जीक डिसाइड करता है कि अब जब मैं इसको कंट्रोल करना सीख ही गया हूँ तो चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं। दोनों उसका हाथ पकड़ता है और देख जमीन पे दे मारता है और ये काउंटर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि नीचे की अरीना में भी क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और यहाँ चारों तरफ धूलम धूल हो जाती है, पर जीक उसको मारना कंटिन्यू करता है। ये देख के तो इंस्ट्रक्टर के भी हाथ कांपने लग जाते हैं। वो भी सोचता है क्या? यहाँ जीक अपनी प्रिसाइज स्टेप स्किल का इस्तेमाल करता है और सीधे ये खतरनाक सा पंच उसकी छाती में जड़ देता है। प्रिसाइज स्टेप एनिमी के वीक पॉइंट पे हमला करके उसे क्रिटिकल डैमेज देता है। इस फाइट को सभी लोग देख रहे थे। यहाँ लियोन बस माफी मांगते रह जाता है, उसे रुकने का कहता है, पर एमसी तो गुस्से में कहता है तेरे जैसे बेवकूफ को भी ये पता होना चाहिए कि कब अपना लेसन कैसे सीखना है। और इस पिटाई को सभी लोग बस अपनी आंखें और मुंह बंद करके देखते ही रह जाते हैं और सब इससे बहुत ज्यादा घबरा गए थे। फिर एमसी किसी पागल की तरह उठता है और वो कहता है कमीने खुद मेहनत करके पता लगा। देनो अपने बाल ठीक करते हुए कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है जब मुझे थोड़ा सा पसीना आया है। देनो अपने सारे सिबलिंग्स की तरफ देखता है जो कि एकदम शिकारी नजरों से एमसी की तरफ देख रहे थे और वो कहता है ओ चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ही लेता हूँ। हाँ मेरी तरफ ऐसा घूरना बंद करो और जो भी आना चाहे आओ और मुझसे फाइट करो। जीक का ये एटीट्यूड देख के उसका कजन्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हीं में से एक खड़ा होता है और वो जीक का नाम पुकारते हुए कहता है कि मैं तुझे अपना पेनिट्रेशन का अपोनेंट चुनना चाहता हूँ। फिर वो एक ऐसा चेहरा बनाता है जैसे कि वो जीक को नीची नजरों से देख रहा हो। वो कहता है कि तूने एक पर्सन को हरा लिया, तू अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा है। ये देख के अपना एमसी सोचता है जार्केन वार्डेक ये भी एक कजन ही है। तो एमसी भी अरीना में से चिल्लाता है ये तो ठीक है पर तुम अकेले आओगे तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। फिर वो उसके बगल में खड़े लेम स्टोन को आवाज लगाता है और वो कहता है कि तुम भी इसे ज्वाइन करो। इससे तो जार्केन भी बहुत हैरान हो जाता है। वो भी अपने दांत पीसते हुए एमसी को देखने लग जाता है और हमें पता चलता है कि लेम स्टोन उसके सर्वेंट का नाम है। पर जीक तो इसे और भी ताना मारते हुए कहता है आई थिंक अब ये फेयर फाइट होगी। ये सुनकर जार्केन भी गुस्सा में अपने दांत पीसते हुए कहता है क्या तू मेरी इंसल्ट कर रहा है? तो जीक भी बड़ी हंसते हुए बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है ऑफ कोर्स यू डम्बैस। ये सुनकर तो जार्केन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके चेहरे से नसें बाहर आने लगती हैं, उसकी आंखें खिसियानी बिल्ली की तरह पीली पड़ जाती हैं और वो अपने दांत पीसते हुए ठान लेता है कि वो आज जीक ड्रैकर को जान से मार देगा। तो आखिर में ज़ेकन अपना सर्वेंट भी अरीना में ले ही आया और अब दोनों अपोनेंट अरीना में आ जाते हैं और यहाँ ट्रेनर भी कह देता है जीक अब मैं जब तक ना बोलूं तब तक हमला मत करना। तो जीक भी हाँ कर देता है। देन वो कहता है ठीक है गेट रेडी। यहाँ जीक हंसते हुए मन में कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा मर्सनरी किंग लेम। और फिर वो बताता है कि मेरी पास्ट लाइफ में भी जार्कन के साथ ही उसके सर्वेंट ने क्रेटल और अकेडमी को ज्वाइन किया था, पर क्योंकि वो बस दूर का रिलेटिव ही था इसीलिए वो एजुकेशन में पीछे छूट गया। उसने अपनी आगे की एजुकेशन पूरा करने के लिए वालहल्ला
अम्ब्रेला अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए भीख तक मांगी, पर अंत में उसे एक छोटे से राज बर्नॉन का नाइट ऑर्डर ही ज्वाइन करना पड़ा। और जब बर्नॉन नेशन खत्म हुआ तो उसे मजबूरन एक मर्सनरी बनना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, कठिन परिस्थितियों में लोग स्ट्रॉन्ग से ही चिपकते हैं। उसकी ये पावरफुल मर्सनरी सी पर्सनैलिटी और उसकी जाइंट बॉडी के साथ उसे लोगों ने बहुत ज्यादा एडमायर किया और उसने रेड नाइट के लेवल को अचीव करके एक खुद की मर्सनरी को शुरू करा, स्टोन मर्सनरीज। उसने आसपास के 3 सबसे बड़े मर्सनरी ग्रुप्स को यूनाइट किया और उसे लोग मर्सनरी किंग बुलाने लगे। और जब एम्पायर ने मुझे हंट करने के लिए स्टोन मर्सनरीज को ऑर्डर दिया तो स्टोन मर्सनरीज के साथ लेम स्टोन भी आया और मैंने उसका सामना भी किया अकेले। देन वो एक स्माइल के साथ इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इसके बाद फ्यूचर थोड़ा डिफरेंट होगा। और यहाँ इंस्ट्रक्टर भी फाइट शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। सिग्नल मिलते ही जारकन हंसते हुए आगे बढ़ता है और एक बहुत ही पावरफुल सा पंच जीक की तरफ कर देता है, जिसके अंदर से बहुत सारी शॉकवेव्स भी निकलती हैं। पर इसका रिजल्ट देख के वो खुद भी बहुत हैरान परेशान हो जाता है। यहाँ एमसी ने उसके पंच को एक हाथ से पकड़ लिया था और वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ इससे कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तुम दोनों साथ में आओ। जारकन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मैं तेरी बातें क्यों मानूं। देन वो एक पावरफुल सा पंच एमसी के सर पे ही जड़ देता है। पर इस हमले का रिजल्ट पिछले वाले से भी ज्यादा दर्दनाक था। उसकी तो चीखें ही निकलने लग जाती हैं और वो पीछे हटते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। पर अपना एमसी को दिखाते हैं जिसने अपनी कॉनी के ऊपर ऑरा से शायद प्रोटेक्शन सी बना रखी थी और वो कहता है कि तुम्हें अटैक करने से पहले देख लेना चाहिए। जारकन अपनी घुटने की तरफ देखता है जहां से हड्डी चटकने की आवाज तक आ रही थी। यहाँ एमसी फुल स्पीड में इसकी तरफ भागते हुए आता है और वो कहता है तू कहां देख रहा है। वो पूरे गुस्से में एक पावरफुल सा पंच तैयार करता है जिसे डिफेंस करने के लिए भी तैयार था। पर अपना एमसी कहता है, हे तू तो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ लगता है, तू तो ये देख भी नहीं पा रहा है कि मैं कहां हमला कर रहा हूँ। देन वो उसी जगह पे हमला करता है जहां पर उसे पहले घुटने में लगी थी और वो एक फाइनल सी स्ट्राइक बनाते हुए कहता है, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम दोनों साथ में आओ। देन वो स्ट्राइक को इसके ऊपर करता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी इसके आर पार ही निकल जाती है, जिससे ये बहुत ज्यादा खून की उल्टियां करने लग जाता है। यहाँ एमसी एक और पंच बनाते हुए कहता है, तू अकेला काफी नहीं है। तो जारकन चिल्लाता है, लेम जल्दी से इस कमीने को खत्म कर दे। एमसी भी अपना फोकस लेम की तरफ ही कर लेता है। जब वो लेम को देखता है तो वो भी सोचता है, ये बंदा भी हमारी तरह 12 साल का है ना। और यहाँ हमें लेम के अंदर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक किलर ऑरा रिलीज होते हुए दिखाया जाता है और लेम थोड़ी ही देर में इसके सामने आ जाता है और अपना एमसी भी इससे फाइट करने के लिए तैयार होते हुए सोचता है, इससे फाइट करने की सबसे ज्यादा घटिया चीज, अनोइंग चीज यही होती है कि ये बहुत ज्यादा लंबू है और इसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं। और यहाँ सच में भी इसके हाथ हमें इतना ज्यादा लंबा दिखाई जा रहा है कि हमें एक पैनल में सो भी नहीं हो पा रहा ढंग से, इतना पतली सी इमेज बन रही है। यहाँ पर अपना एमसी सोचता है कि अगर मैंने इसको फाइट करने का पहला मौका दिया ना तो मैं तो जरूर हारूंगा, तो मुझे पहले ही हमला करना चाहिए। देन वो इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगता है कि उसकी आफ्टर इमेजेस सी बनने लग जाती हैं और वो फुल स्पीड में इसके ऊपर हमला करने लगता है। पर लेम इस पर अपनी दोनों हाथों से डिफेंड करता है। फिर यहाँ इतनी तेजी से ब्लोज ट्रांसफर होते हैं कि हमें ठीक से दिखाई भी नहीं जाते और जीक अपनी स्लैश स्किल का इस्तेमाल करके इस पे बार बार हमले किए ही जा रहा था। इस स्किल में होता ही है कि तुम्हारे अपोनेंट के ऊपर इतनी ज्यादा अटैक्स की बारिश ही कर देते हैं कि वो सामने से ठीक से देख भी नहीं पाता। ये देख के यहाँ बच्चे तो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये तो पागलपंती है, ये सब चल क्या रहा है। यहाँ इंस्ट्रक्टर सोचता है, हाँ तुम लोग तो जरूर क्यूरियस हो गई क्योंकि तुमने तो ऐसा कभी नहीं देखा होगा। फिर वो जीक की फाइटिंग स्टाइल देखते हुए बताते हैं कि ये है नॉर्थर्न फिस्ट फाइटिंग टेक्निक, पर यहाँ पर तो शॉट डोमिनेट करती है। यहाँ पर जीक ने ये कैसे सीख ली। यहाँ एमसी अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसे अभी अभी याद आया था कि उसकी जवान बॉडी तो बहुत ज्यादा ट्रेस है, बिल्कुल ही कचरा है। यहाँ इसकी बॉडी इस छोटी सी फाइट में बिल्कुल टूटी फूटी हालत में आ गई है। पर ये साइड रखे तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मॉन्स्टर जैसी फिजिक वाला बंदा। और हमें यहाँ लेम स्टोन को दिखाते हैं, इतने अटैक्स झेलने के बावजूद इसको बिल्कुल पसीना तक भी नहीं आया होता। और जीक बताता है कि ये बिल्कुल काउंटर अटैक नहीं कर रहा, बिल्कुल डॉच भी नहीं कर रहा, बस सारे अटैक्स को अपने ऊपर ही झेले जा रहा है। और जब ये मर्सनरी किंग हुआ करता था तब तो ये और भी ज्यादा अग्रेसिव हुआ करता था। फिर वो अपने कांपते हुए खून से सने हुए हाथ को देखते हुए कहता है, जो भी हो पर मेरी बॉडी अब अपनी लिमिट पे है, चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी बॉडी आखिर कितनी ताकतवर है। फिर वो एक पावरफुल सी स्ट्राइक बनाते हुए कहता है कि अब मैं जरूर तुम्हारे इस गार्ड के आर पार निकल के दिखाऊंगा। पर लेम तो यहाँ कुछ नहीं कहता, वो अपने दोनों हाथों के बीच से इसे घूरे ही जा रहा था। तंजीक अपनी सबसे पावरफुल स्ट्राइक लेके लेम की तरफ बढ़ जाता है, पर यहाँ हम लेम को देखते हैं जो कि बस थोड़ी सी डिस्टेंस की हेल्प से बस इस अटैक को डॉच कर लेता है। और हमें मानना पड़ेगा जीक का अटैक भी पावरफुल तो था, उसके अंदर से बहुत सारी शॉकवेव निकल के बाहर की अरीना को भी तोड़ देती हैं, पर जो हमला मिस हो जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ एमसी भी बहुत कंफ्यूज हो गया था कि इसने यह अटैक डॉच कर लिया। देन वो गुस्से में इसकी तरफ देखता है और वो कहता है, मेरी स्किल स्लैश की वजह से तो इसको अच्छे से दिखना ही नहीं चाहिए था। पर यहाँ लेम को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल शांति से इसकी तरफ ही देखे जा रहा था। नहीं, इसके तो नेचुरल सेंसेस ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ लेम सीधे इसका हाथ पकड़ता है और ये उठा के जोर से दाड़ लगाते हुए नीचे पटकने की कोशिश करता है। फिर यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है जिसकी कल्पना तो इसने भी नहीं की थी। जीक अपने घुटने
देखने से ही इसको बहुत ज्यादा जोर से सर में दे मारता है। देन जीक भी इसका हाथ पकड़ता है और अपने हाईलाइटेड सेंसर्स का इस्तेमाल करता है और एक खतरनाक सा नेक लॉक में इसको बांध देता है। और अब तुम लोग ही देख सकते हो कैसे नागिन की तरह इसके गर्दन को जकड़ लिया बिल्कुल। अभी इस लॉक को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तुम लोगों को मैं ये बता देता हूं कि इसने अपने पैरों से उसकी गर्दन को जकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से उसका एक हाथ पकड़ लिया है। पर अब भी यहाँ पे साफ तुम देख सकते हो उसका राइट हैंड तो खुला ही हुआ है ना। यहाँ लेमस्टोन भी बिल्कुल दर्द के मारे कराने लगता है। वो भी जानवरों की तरह चीख रहा था। पर अपना एमसी सोचता है भले ही तुम्हारी बॉडी कितनी भी ताकतवर हो पर अगर तुम्हारे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। पर अब यहाँ ऊनो रिवर्स हो जाता है। जीक को भी एक अनएक्सपेक्टेड ही रिजल्ट मिलता है। जीक भी कंफ्यूजन में खून खांसने लगता है। यहाँ में दिखाते हैं कि लेम अपने खुले हुए हाथ से जीक को बिल्कुल ही कीड़े की तरह मसलने की कोशिश करने लगता है। जीक सोचता है ये पागल कमीना, चलो अब देखते ही है कि अब टॉप पे कौन आएगा। मैं यहाँ इसको भी दिखाते हैं पूरे गुस्से में इसके ऊपर हमला किया जा रहा है। यहाँ देखने लायक कुछ बचता नहीं है। एमसी बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा है और लेम भी थोड़ी थोड़ी सांस लेने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ये रूह कपा देने वाली फाइट देख के ये सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और ये इंस्ट्रक्टर को भी बहुत पसीने आ रहे थे। और अब रिजल्ट का समय है। किसी का हाथ तो गिरा है और हमें दिखाते हैं ये जीक तो अब यहाँ से बाहर आने लगता है और यहाँ पर लेम बेहोश हो चुका है। ये फाइट का आउटकम देख के ऑडियंस में एक लड़की सोचती है या ये तो मैंने सबसे कम तुमसे एक्सपेक्ट किया था और अब तुम्हें टेक डाउन करना जरूर वर्थ इट होगा जीक ड्रैकर। फिर हमारा सीन चेंज होता है। जीक के कैसल में किसी की आवाज आती है, यंग मास्टर मैंने सुना आप इंजर्ड हो गए हो, क्या अब आप ठीक हो? तो जीक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हमें दिखाते हैं ये जीक का सर्वेंट डेकर होता है जो जीक के हालचाल पूछ रहा था। देन डेकर कहता है अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी पल्स को थोड़ा चेक कर सकता हूँ? ये देख के जीक भी समझ जाता है कि ये पल्स चेक करने के बहाने ये चेक करना चाहता है कि मैंने अभी तक ऑरा अवेकन किया है कि नहीं। ये रियलाइज करने के बाद भी जीक इसको मना नहीं करता और वो इसके सामने अपना हाथ कर ही देता है। देन डेकर भी इसको थैंक यू करता है और वो उसके अंदर अपना ऑरा ट्रांसफर करने लगता है हाथ के अंदर और अपना एमसीवी फील करता है। जीक कंफ्यूजन में खुद से ही पूछता है क्या ये एक ब्लू नाइट है? फिर वो हमें बताता है जब भी किसी को ऑरा अवेकनिंग चेक करनी होती है तो यूजुअली डेंटियन को ही चेक करता है क्योंकि सारा ऑरा तो वहीं पे स्टोर होता है। पर ये यहाँ पर पूरा डीपली पूरी बॉडी को ही चेक कर रहा है। फिर वो सोचता है कि पहले किसी और की बॉडी को ऑरा चेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और ये तो इतने अच्छे से कंट्रोल कर रहा है अपने ऑरा को और बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने दे रहा है। ये जरूर एक ब्लू नाइट तो होगा ही। फिर हमें बताया जाता है कि हर नाइट सेम नहीं होता और जो जितने अच्छे से ऑरा को कंट्रोल कर सकता है और जिसके पावर सबसे ज्यादा है उन्हीं को उसी के हिसाब से रैंक में क्लासिफाई किया जाता है। व्हाइट स्वॉर्डमैन नोविस लेवल है, मतलब कि सबसे छोटा लेवल व्हाइट स्वॉर्डमैन है। ज्यादातर बच्चे ब्लेसिंग से पहले एक व्हाइट स्वॉर्डमैन के ही लेवल पे होते हैं। ये ब्लेसिंग का क्या चक्कर है ये तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा। फिर आता है येलो स्वॉर्डमैन। येलो स्वॉर्डमैन वो होते हैं जिसने अपना ऑरा को एक्टिवेट कर लिया होता है और उन्होंने अपना डांटियन भी ओपन कर लिया होता है। ब्लेसिंग राइट के बाद यहाँ से जितने भी बच्चे क्रेडल से बाहर निकलेंगे वो सारे येलो स्वॉर्डमैन के लेवल पे होंगे। और जब तुम अपने ऑरा को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाते हो तब तुम्हें नाइट का टाइटल मिल जाता है और तुम एक पर्पल नाइट बन जाते हो। इस लेवल पे तुम अपनी स्वॉर्ड के अंदर भी ऑरा का इस्तेमाल करना सीख जाते हो। और ब्लू नाइट ये एक ऐसा लेवल है जहां पर तुम एक ऑरा ब्लेड को भी फॉर्म कर पाते हो और एक ऐसी रिलम जो ह्यूमन लिमिट्स को तोड़ के भी बाहर निकल चुकी होती है, जो कि मेरी पास्ट लाइफ में मर्सनरी किंग लेन ने और मैंने भी अचीव की थी, रेड नाइट। फिर एमसी में बताता है कि इसके अलावा एक ब्लैक नाइट भी होता है पर इस पूरे कॉन्टिनेंट में कुछ गिने चुने लोग ही हैं और इन लोगों को तो मॉन्स्टर भी कहा जा सकता है। पर यहाँ अपना एमसी सोचता है कि ये डेकर तो इतना ज्यादा स्किल्ड है कि इसे कमांडर भी बनाया जा सकता है, फिर ये यहाँ पर बेबी सिटिंग क्यों कर रहा है? पर यहाँ जीक बिल्कुल ही शांत था और वो सोचता है कि भले यहाँ कितने भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं वो इतनी आसानी से मेरे ईथर को तो डिटेक्ट नहीं कर सकते। आखिरकार ईथर एक ऐसी चीज है जो कि इस पूरे इंटायर वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ डेकर अपनी पूरी स्कैनिंग करने के बाद कहता है यंग मास्टर क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पर अपना एमसीवी बिल्कुल इससे नहीं घबराता और वो कहता है शायद तुम भी मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। तो डेकर भी कुछ नहीं कहता और यहाँ बिल्कुल शांति से फैल जाती है। पर अपना एमसी जाते हुए कहने लग जाता है हे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो पहले तो डेकर इस पे भी कुछ नहीं कहता। देन एमसी यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से डेकर कहता है इतने कम समय में आप इतना कैसे बदल गए हो? तो अपना एमसी कहता है तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है डेकर। फिर वो पीछे मुड़ते हुए डेकर को एक खतरनाक लुक देता है और वो कहता है तुम्हें ये पूछना चाहिए कि मुझे बदलने में इतना समय क्यों लग गया, अभी तो बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। डेकर भी बस इसको घूरता ही रहता है और वो कुछ नहीं कहता। फिर जीक कहता है कि चीजें अब उसके राइटफुल ओनर के पास ही जाएंगी तो तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है। तो डेकर भी अपना सर झुका के यंग मास्टर को हाँ कर देता है और वो कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने ट्रेनिंग रूम को तैयार कर दिया है। तो जीक भी कहता है हाँ मुझे तुम्हारी इफिशिएंसी बहुत अच्छी लगी, तुम अपने काम को बहुत जल्दी कंप्लीट कर देते हो। देन जीक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए कह देता है कि अब तुम जाके आराम कर सकते हो और वो मन में सोच रहा था कि अगर किसी ने इसको
इसको मेरे ऊपर नजर रखने के लिए बोला है तो मैं इसको अपने पास ही रहूंगा ताकि मैं ही इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हुए सोचता है कि यहाँ प्रॉब्लम बस एक ही चीज की है कि मुझे ये नहीं पता कि किसने इसे मुझ पर नजर रखने के लिए कहा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी मदर की साइड से किसी ने रखा होगा, ये मेरे सिबलिंग्स में से किसी की तरफ से होना चाहिए। फिर एमसी अपने ट्रेनिंग रूम में आके अपने ट्रेनिंग रूम के हालचाल देखने लग जाता है और वो कहता है कि ये घर तो सच में अपने नाम पे खरा उतर रहा है। फिर उसे याद आता है कि ट्रेनिंग करने से पहले मुझे अपने सिस्टम को ही चेक करना चाहिए। देन वो इसे ओपन करता है तो वहीं पे ही लो रैंक एडमिनिस्ट्रेटर की स्टेटस विंडो खुल जाती है, मतलब जीक की ही एडमिनिस्ट्रेटर विंडो खुल जाती है और वो बैठ के बस उससे ही ढूंढने लग जाता है। वहीं नोटिस करता है कि मेरी स्किल का लेवल इंक्रीज हो गया है और वो सोचता है कि क्या मैं इसको बार बार यूज करता रहूंगा तो इसका लेवल इंक्रीज ही होता रहेगा क्या। देन वो सोचता है कि ये स्किल तभी एक्टिवेट होती है जब मैं कोई एक्शन कर रहा होता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये मेरे पास पहले से ही थी और अगर मैं कुछ नई स्किल को सीखूं भी तो यहाँ पर नॉर्मल स्किल के ऑप्शन में भी ऐड हो जाएगी वो। और यहाँ क्लास स्किल और नॉर्मल स्किल का डिफरेंस क्या है, ये तो मैंने दोनों एक साथ भी इस्तेमाल कर ली थी। हाँ, अभी इसको पता नहीं है अपनी स्किल्स का डिफरेंस, तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं। यहाँ पर अपना एमसी सोचता है यहाँ डिकॉनिक स्किल भी है, इसको अनलॉक करने के लिए पॉइंट्स चाहिए। देन वो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करता है तो एक और नोटिफिकेशन विंडो में बताया जाता है कि अगर तुम्हें कर्मा पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। तो अपना एमसी सोचता है मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, वैसे डंजन में भी बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं पर मुझे वहां जाने के लिए कम से कम भी पर्पल नाइट तो होना ही पड़ेगा। और इससे ज्यादा मैं इस चीज के लिए क्यूरियस हूँ कि मैं यहाँ पर पास्ट में रिग्रेस होकर यहाँ पर क्यों आया हूँ और ये सिस्टम का क्या मीनिंग है। फिर वो अपने एंशिएंट रिलिक को याद करता है और वो कहता है ये क्लास वाली चीजें, इतनी सारी स्किल्स, ये सब कुछ मुझे उसी एंशिएंट रिलिक की तरफ ही इशारा कर रही हैं पर मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी बहुत कम है। फिर वो एक गहरी सांस भरते हुए अपनी तलवार उठाता है और वो कहता है जो भी हो मैं तब तक इसका इस्तेमाल करूंगा जब तक ये मुझे स्ट्रांग बना सकता है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं ताकतवर बनने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिस्टम या फिर ये ड्रैकर हाउस होल्ड। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, पहला है ऑरा जो कि नाइट्स अपने दैंतियन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं और दूसरी है माना जो कि मेजेस अपने सर्कल्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। और दोनों ही एक दूसरे से पूरा ही अपोजिट हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे का ही विरोध करती हैं। अगर किसी पर्सन ने एक को अवेकन कर लिया तो दूसरे को अवेकन नहीं कर सकता। और यहाँ एमसी होता है कि वो बहुत ज्यादा बदकिस्मत था इसीलिए वो एक को भी अवेकन नहीं कर पाया था, इसीलिए मुझे अपने घर से भी निकाल दिया गया था और घूमते घूमते ही मैं अपने मास्टर से मिला था। और यहाँ पर एमसी अपने मास्टर के लिए ही का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ये हो सकता है कि उसकी मास्टर फीमेल नहीं मेल ही है। और जीक बताता है कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने सिखाई थी वो है हीलिंग मैजिक। और मेरे मास्टर ने एक अजीब सी खुद की टेक्निक बनाई थी जिसे ईथर हॉल कहा जाता था। इसमें नेचर के थ्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता था और जिसे मैं कर पा रहा था। और इस दुनिया में मैं और मेरे मास्टर ही दो लोग हैं जो ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो इतना सब कुछ इसने हमें बताया उस टाइम पे ये अपनी ट्रेनिंग भी कंटिन्यू किए हुए था। और यहाँ पर थोड़ी देर में वो अपने घुटने पे आ जाता है, वो अपनी तलवार के सहारे बहुत ज्यादा हाँफते हुए कहता है मैं बस 2 घंटों से तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी तो पूरी टूटने ही वाली है, अभी के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी होनी चाहिए है ना। घंटा भाई 2 घंटे से ट्रेनिंग कर रहा है, कम होती है क्या। और यहाँ एमसी को मेहनत करते देख के तो सिस्टम को चैन ही नहीं आता, वो अपनी 2 स्किल को एक्टिवेट कर देता है। पहली एक क्लास स्किल है हीलिंग की और दूसरी है बहुत तेजी से रिकवर करने की। और बस इन स्किल के एक्टिवेट होते ही उसकी सारी की सारी थकान गायब हो जाती है। और यहाँ अपना एमसी कहता है हीलिंग बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है, जब तक मेरे मास्टर ने बताया नहीं तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी स्किल भी एग्जिस्ट करती है। पर वो परेशानी भरे चेहरे के साथ सोचता है कि अगर मैंने ये बाकी लोगों के सामने दिखाया तो वो तो मुझे इरेगुलर ही मानने लगेंगे। इस वर्ल्ड में इरेगुलर्स कुछ अजीब से ही लोग होते हैं जो कि ऑरा और माना को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें कर सकते हैं और लोग इनको कुछ खास पसंद नहीं करते। और फ्यूचर में तुम्हें इसके बारे में और भी डिटेल में जानने को मिलेगा, अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। फिर यहाँ जीक बताता है कि मैंने पेन क्रिएशन में लेम के सामने इसीलिए इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया था ताकि लोग मुझे इरेगुलर ही ना समझने लगे, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे घर में जैसे ही मैं रूम के अंदर आया मुझे तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर वो कहता है कि अब जब मैं पूरी तरीके से रिकवर कर ही गया हूं तो चलो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा सीन यहीं पर ही चेंज होता है और हम यहाँ पे शाम को आ जाते हैं। यहाँ शाम के सुहावने मौसम में अपने जीक को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है इसके ऊपर और बहुत ज्यादा हाफते हुए कहता है ओ डिनर टाइम हो गया भाई, चलो खाना खाने चलते हैं। अब ये डेकर को याद करते हुए यहाँ पर खाना खाने चला जाता है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर 1 हफ्ते के बाद क्रेडल में ही एक कैफेटेरिया है, वहीं पर ही बच्चे अपना खाना वाना लेते हुए बात कर रहे थे। ज्यादातर लोग जीक के बारे में बात कर रहे थे, कुछ लोग उसे अब भी लूजर मानते थे, कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं उसने ब्लैक मैजिक कही तो सारा लेना शुरू नहीं कर दिया, कुछ लोग उसके बारे में अच्छा भी कह रहे थे अच्छा हो गई स्ट्रांग लोगों को थोड़ा हम्बल कर देगा।
फिर हम किसी के प्राइवेट रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे से मीट वीट खाना वाना लगा के रखा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आथू। फिर हमें दिखाते हैं कि कोई तो बड़े ही अच्छे से कितने घटिया तरीके से मीट को काट वाट के खा रहा है, छी छी छी, जानवरों की तरह खा रहा है। और ये सामने जो तुम्हें जानवर दिख रहा है इसका नाम है रीना टुरुन, हम इसको रीना टंडन बोलेंगे। तो रीना टंडन खाना खा रही है, उसी के सामने 3 और लोग बैठे हैं। वहीं पे एक लड़का कहता है भले तुम्हें भूख ना हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खाना खा लो। ये भी अपना खाना खाते हुए कहता है तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी अपने स्वॉर्डमैनशिप ड्यूल के लिए, और हमें इसका नाम पता चलता है ओनजिमिन्स। अगर हम इसको उल्लू बुलाएं तो भी कुछ गलत नहीं होगा, दिखता भी वैसा ही है। और इसी के सामने एक बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्से में मार खाया हुआ बंदा लग रहा है, ये वही बंदा है जिसे अपने एमसी ने बहुत ज्यादा पीटा है। और वो कहता है क्या तू मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? तो ओन कहता है मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे ख्याल से तुम्हारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। अब ये ताना सुन के तो इसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में अपने टेबल पे हाथ मारते हुए खड़ा होता है और इस पे चिल्लाने लग जाता है, पर इससे रीना टंडन का खाना गिर जाता है। तो बस रीना तो बस अपनी जानवरों जैसी शक्ल लेके इसकी तरफ एक झलक घूर देती है और ये बंदा तुरंत ही इसे देख के बिल्कुल शांत हो जाता है। देन इन्हीं में से चौथा बंदा पूछता है तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो? देन हमें पता चलता है कि ये चारों के चारों अब ज़ीक ड्रेकर पे ही अपना गुस्सा निकालने वाले हैं। तो उनमें से ही एक बंदा कहता है मैं पक्का तो श्योर नहीं हूँ, पेनक्रेशन बहुत ज्यादा जानवरों जैसा सेविज था, पर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था, पर जब बात स्वॉर्डमैनशिप की आएगी तो वो बिल्कुल ही कीड़े मकोड़ों जैसा है। आखिर वो क्या ही कर सकता है स्वॉर्डमैनशिप में जब वो ठीक से स्वॉर्ड को अच्छे से उठा भी नहीं पाता। तो चौथा बंदा कहता है हाँ ये बात तो सही है, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि उसे खुद के लिए कस्टमाइज स्वॉर्ड बनवानी पड़ी क्योंकि वो नॉर्मल स्वॉर्ड को उठा ही नहीं पाता था। ये सुन के रीना अपना सर पकड़ लेती है कि जैसे वो सोच रही है ना ये फिर से शुरू हो गया। और यहाँ पर मुझे चौथे बंदे का नाम भी याद आ गया, इसका नाम आरोन है। यहाँ पर आरोन कंटिन्यू करता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इंफीरियर पीस ऑफ शिट मुझसे जीत सके, तुम लोग भी मुझे बचपन से ही देखते हुए आ रहे हो, ऐसा तुम लोगों को लगता है क्या? वहां पर तो पेनक्रेशन में बस खुद के लक की वजह से ही जीत गया था। ये सुन के रीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इससे कहती है लक? हाँ लक की वजह से जीता है वो। और फिर से इसको गुस्से में देख के सारे ही लोग शांत हो जाते हैं और दोनों बच्चे ही अपना सर झुका लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीना कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं है, पर जो भी हो अगर ये अपने एमसी की साइड आ जाती है तो जरूर ये मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पर ये जानवरों जैसी है, ना ही आए तो अच्छा है, शुरू में ही निपटाओ इसको। पर ये लड़की अब कुछ ऐसा करती है जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। ये लड़की सीधे ही अपने खाने की टेबल को छोड़ के जाने लग जाती है और वो कह के जाती है कि अगर तुम लोग यही सोचते हो तो तुम्हें ड्रेकर हाउस में रहने का कोई राइट नहीं है। और अब ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार इतने लंबे समय के बाद इतनी लंबी वीडियो डाली है। और अगर इस सीरीज पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, वरना इसको भी बाकी सीरीज की तरह ही ड्रॉप करना पड़ेगा। और क्या कर सकता हूं मैं? ठीक है, तो अब तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।